अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस मानव श्वसन तंत्र। इसकी उत्पत्ति एंडोमीजोडर्मल होती है, मतलब मानव का श्वसन तंत्र दो जर्मिनल लेयर से मिलकर बना होता है, एक एंडोडर्म और दूसरा मीजोडर्म। मानव श्वसन तंत्र को पढ़ने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहलाता है श्वसन पथ मींस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं लंग्स मींस फेफड़ों के बारे में। मानव श्वसन तंत्र में श्वसन पथ स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, जो कि नोज आगे की तरफ जिस छिद्र के द्वारा खुल रही है उन छिद्रों को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो श्वसन पथ स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मींस बाह्य नासा छिद्र से और खत्म होता है एल्विलाई मींस कूपिका पर। तो एक तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और दूसरा हम पढ़ेंगे लंग्स मींस फेफड़ों को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस श्वसन पथ। श्वसन पथ में सबसे पहले जो ऑर्गन आता है उसका नाम है नोज। नोज मींस नाक। हमारी जो नोज है वो आगे की साइड में दो पोर के थ्रू खुलती है। इन पोर को बोला जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मींस बाह्य नासा छिद्र। जैसे ये वातावरण की साइड में दो पोर के थ्रू खुल रही है, ऐसे ही ये पीछे की साइड भी दो पोर के थ्रू खुलती है और उन्हें बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल मींस आंतरिक नासा छिद्र। इन नासा छिद्रों के बीच में मींस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इंटरनल नॉस्ट्रिल के बीच का ये जो एरिया है इसे बोलते हैं नेजल चैम्बर मींस नासा कोस्ट। नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 3 एरियाज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वेस्टिबुलर, सेकंड घ्राण मींस ऑल्फैक्टरी एंड थर्ड श्वसनी क्षेत्र मींस रेस्पिरेटरी रीजन। फर्स्ट है वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन जिसमें कि 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये नोज में आगे की साइड में जो प्रेजेंट होता है एरिया इसे बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन। इसमें टोटल 3 स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर, स्किन और सेबेशियस ग्लैंड के सीक्रेशन। जब हम इसे ऐसे ऊपर उठा के अगर मिरर में देखें तो हमें इसमें हेयर बाल दिखेंगे, स्किन दिखेगी और साथ ही साथ हमें यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड के सीक्रेशंस भी दिखाई देंगे। तो ये तो है वेस्टिबुलर रीजन। सेकंड जो रीजन है या ये क्षेत्र है उसका नाम है घ्राण क्षेत्र या इसी को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है सिनेडेरियन मेम्ब्रेन मींस सिनेडेरियन कला। ये एक तंत्रिका संवेदी उपकला होता है। यहाँ पर जो एपिथेलियम या उपकला प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मींस घ्राण उपकला। और तंत्रिका संवेदी उपकला इस वजह से है क्योंकि ये काम कर रहा है ऑल्फैक्शन मींस स्मेल या सूंघने से रिलेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट क्षेत्र जिसका नाम है श्वसनी क्षेत्र। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा पार्ट है, यहां पर अंदर की साइड में श्वसनी क्षेत्र मींस रेस्पिरेटरी रीजन प्रेजेंट होता है। और रेस्पिरेटरी रीजन जिस उपकला के द्वारा आवृत रहता है या लाइंड रहता है उस उपकला को बोलते हैं PSCCGE, मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, या अगर इसे हम बोलें तो कूट स्तरित पक्षमावकीय स्तंभाकार ग्रंथिल उपकला, जिसके फंक्शन बहुत सारे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे उनमें से कुछ फंक्शन है वायु में से कण जो धूल के हैं उन्हें अलग करना, ये इसी का काम होता है। इसके अलावा यहां पर इस नासा कोस्ट में 3 बोन की आउटग्रोथ प्रेजेंट होती हैं। इन आउटग्रोथ ऑफ बोन को या फिर बोल सकते हैं अस्थियों के उभारों को बोला जाता है टर्बाइनल या कॉन्का। ये इस पथ को स्पाइरल या घुमावदार बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
घुमावदार बनाने से जो वायु बाहर से हमारे बॉडी के तापमान के अलग तापमान की आती है, वो वायु यहां टकराती है इन स्पाइरल होने की वजह से श्वसन क्षेत्र को, और टकराने की वजह से जो बाहर की वायु का तापमान है वो हमारे शरीर के तापमान के अनुसार हो जाता है। तो ये घुमावदार बना के वायु के तापमान को हमारे बॉडी के तापमान के अनुसार करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये तो कहलाते हैं टर्बाइनल, या इन्हीं का नाम है कॉन्का। तो हमने पढ़ा टर्बाइनल और कॉन्का क्या है? अस्थियों के उभार, मीन्स बोन के प्रोजेक्शन। हम जानते हैं यहां पर हमारी फेशियल बोन पाई जाती है, उन्हीं अस्थियों में से 3 अस्थियों के ये उभार होते हैं। तो ये नंबर में 3 होते हैं। पीछे की साइड में जहां पर ये इंटरनल नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, इस क्षेत्र को बोला जाता है फेरिंक्स, मीन्स ग्रसनी। ग्रसनी के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रसनी वायु और भोजन के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है। इसका मतलब ये एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज की तरह काम करता है। फेरिंक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक नेजोफेरिंक्स, दूसरा ओरोफेरिंक्स, और इसे डिवाइड करने का काम फेरिंक्स को करता है यूबुला या वेलम पैलेटाई। अब ये क्या होता है? तो हम जानते हैं कि मुख गुहा की जो छत है उसे बोलते हैं तालु, और इसमें आगे वाले पार्ट को बोलते हैं कठोर तालु, पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं कोमल तालु, और यही कोमल तालु जब नीचे की तरफ एक उंगली नुमा प्रवर्ध बनाता है, इसे बोलते हैं यूबुला या वेलम पैलेटाई। और यही यूबुला या वेलम पैलेटाई इस फेरिंक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। नेजल कैविटी मीन्स नासा गुहा से संबंधित पार्ट को बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। ओरल कैविटी मीन्स मुख गुहा से संबंधित पार्ट को बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। तो हमने पढ़ा फेरिंक्स के 2 पार्ट, नेजोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स। इसी ओरोफेरिंक्स के लोअर पोर्शन में 2 पोर दिखाई देते हैं। ये दोनों पोर 2 नलिकाओं के होते हैं। इनमें से एक आगे की साइड है, मीन्स वेंट्रल साइड में है, और एक पीछे की साइड है, मतलब डॉर्सल साइड में है। जो वेंट्रल साइड में पोर है उसे बोलते हैं ग्लॉटिस, जो पीछे की साइड मीन्स डॉर्सल साइड में पोर है उसे बोलते हैं गलट। ये 2 नलिकाओं के हैं। तो आगे वाली नलिका श्वास से संबंधित है, मीन्स वो श्वास नली है जिसे बोलते हैं ट्रैकिया, और पीछे वाली जो नलिका है वो भोजन से संबंधित है और उसे बोलते हैं ईसोफेगस या ग्रास नली। जब भोजन को निकलेंगे तो सबसे पहले पड़ेगी श्वास नली। तो इस श्वास नली के पोर जिसे ग्लॉटिस बोलते हैं उसे कवर करना होगा। तो इसी ग्लॉटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर उपास्थि की बनी हुई एक ढक्कन पाया जाता है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। भोजन को निगलने के दौरान ये एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को कवर करता है और फूड को इस ट्रैकिया में जाने से रोकता है। तो हमने पढ़ा नोज और नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में हमने 3 रीजन या क्षेत्र को पढ़ा। पहला वेस्टिबुलर रीजन, दूसरा यहीं पर स्नेटेरियन उपकला या घ्राण उपकला, घ्राण क्षेत्र, और तीसरा रेस्पिरेटरी रीजन। फिर हमने फेरिंक्स के 2 पार्ट पढ़े, नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स, और ओरोफेरिंक्स में 2 पोर पढ़े, एक ग्लॉटिस दूसरा गलट, और ग्लॉटिस के ऊपर पड़ा एपिग्लॉटिस। अब हम इस नली में जिसे श्वास नली बोलते हैं उसमें जो पहले स्ट्रक्चर यहाँ लैरिंक्स प्रेजेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लॉटिस और गलट के बाद अब हम पढ़ते हैं श्वास नली के अग्रभाग में स्थित एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है लैरिंक्स। लैरिंक्स मीन्स होता है कंठ। इसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये साउंड के प्रोडक्शन मीन्स आवाज के उत्पादन में हेल्प करता है। साथ ही इसे हम कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये उपास्थियों से मिलकर बना होता है। ये ट्रैकिया के अग्रभाग में स्थित है, इसी वजह से हम इसे
ट्रैकिया का रूपांतरण भी कहते हैं, मींस उसका मॉडिफिकेशन भी कहलाता है। लैरिंग्स में टोटल 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पाई जाती हैं। ये मतलब 4 टाइप की उपास्थियों से मिलकर बना है। फर्स्ट थायराइड, सेकंड क्रिकॉइड, थर्ड एरिटिनॉइड एंड फोर्थ कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, मींस सेंटोरिनी की उपास्थि। इनमें से 2 एकल हैं और 2 पेयर्ड में। थायराइड और क्रिकॉइड ये नंबर में एक पाई जाते हैं, जबकि एरिटिनॉइड और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी ये नंबर में 2 प्रेजेंट होते हैं। सबसे बड़ी जो कार्टिलेज है वो है थायराइड कार्टिलेज, जिसका कि आकार सी शेप या सी आकार की होती है। सी आकार इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है और इसके पीछे वाली जो साइड है, मींस ये डॉर्सल साइड में या पृष्ठ भाग में अपूर्ण होती है, मींस इनकम्प्लीट होती है। साथ ही ये बनी होती है हाइलाइन कार्टिलेज से। अब आते हैं क्रिकॉइड पे। क्रिकॉइड की जो आकार है वो है अंगूठीनुमा, मींस सिग्नेट रिंग शेप, और ये भी बना होता है हाइलाइन कार्टिलेज से। थर्ड नंबर पर है एरिटिनॉइड। ये भी पेयर्ड होती है और इसका आकार पिरामिड के जैसा होता है और ये भी हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी। ये तीनों टाइप की कार्टिलेज, थायराइड, क्रिकॉइड और एरिटिनॉइड, बने होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज से, जबकि सबसे छोटी सेंटोरिनी की उपास्थि छोटी गोलाकार, मींस स्मॉल स्फेरिकल होती है और ये बनी होती है प्रत्यास्थ उपास्थि, मींस इलास्टिक कार्टिलेज की। और साथ ही ये प्रेजेंट होती है एरिटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर, मतलब पिरामिड शेप एरिटिनॉइड के ऊपर पाई जाती है छोटी गोलाकार कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। इस तरीके से ये 4 प्रकार की कार्टिलेज से मिलकर बॉक्स का निर्माण होता है, उसे ही हम बोलते हैं लैरिंक्स। इन चारों उपास्थियों में से संबंधित कुछ वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वाक तंतु, जो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ट्रू वोकल कॉर्ड, सेकंड फॉल्स वोकल कॉर्ड, मींस सत्य वाक तंतु एवं मिथ्या वाक तंतु। सत्य वाक तंतु वो हैं जो कि आवाज के उत्पादन में कार्य करते हैं, मींस साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जबकि सेकंड फॉल्स वाले वोकल कॉर्ड नमी प्रदान करने का कार्य करते हैं। नमी प्रदान करने से यहाँ क्या तात्पर्य है? क्योंकि जब हम एक्सप्रेशन करते हैं, मींस जब हम वायु को बाहर निकालते हैं, उस समय ही साउंड का प्रोडक्शन होता है और वायु इन ट्रू वोकल कॉर्ड्स में से होकर आती है। और जब वायु इन ट्रू वोकल कॉर्ड्स से होकर आएगी तो इन वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड का प्रोडक्शन होगा। जब वायु यहां से निकलेगी या पास होगी तो ये ट्रू वोकल कॉर्ड की नमी को लेकर बाहर आ जाएगी, तो ये ड्राई हो जाएंगे और वापस इन्हें नमी देने का काम करेगा फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो हमने लैरिंक्स के बारे में पढ़ा, 4 टाइप की कार्टिलेज के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने वोकल कॉर्ड्स के बारे में पढ़ा। अब लैरिंक्स जिसका मॉडिफाइड पोर्शन कहलाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है ट्रैकिया, मींस श्वास नली। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसकी लंबाई 12 to 16 सेंटीमीटर होती है। इस नलिका का जो पोर है उसे बोलते हैं ग्लॉटिस। इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ट्रैकिया में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, इस तरीके से ये लगे हुए रहते हैं, जो कि पीछे की साइड में, मींस डॉर्सल साइड में अपूर्ण, मींस इनकम्प्लीट होते हैं। और यहीं पर एक मसल पाई जाती है पृष्ठ भाग में, जहां पर ये छल्ले अपूर्ण हैं। पृष्ठ भाग में पाए जाने वाली उस मसल का नाम होता है ट्रैक्लेरिस। ये छल्ले इस ट्रैकिया को पिचकने से बचाने का कार्य करते हैं, जबकि पृष्ठ भाग में पाए जाने वाली मसल, जिसे हम ट्रैक्लेरिस बोलते हैं, वो हमारे बलपूर्वक संवातन, मींस
फोर्सफुल ब्रीथिंग में कार्य करती है। ये जो सी आकार के छल्ले हैं ये उपास्थि से बने होते हैं और उस उपास्थि का नाम है हाइलाइन। ट्रैकिया T5 लेवल पर जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। T5 का मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा मींस पांचवी वक्षीय कशेरुका। ट्रैकिया मध्य गुहा में ट्रैकिया वक्षीय गुहा में मध्य तक जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इन पार्ट्स को बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी मींस प्राइमरी ब्रोंकस। इनके डिवीजन से आगे बनती है सेकेंडरी ब्रोंकस मींस द्वितीयक श्वसनी। जैसे जैसे ये आगे डिवाइड होते जाते हैं एक वृक्ष का निर्माण होता है। इस स्ट्रक्चर को या इस वृक्ष को बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। आगे चलकर एक और वृक्ष हमें देखने को मिलता है इनके डिवीजन से और उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री मींस श्वसनी वृक्ष। ट्रैकिया जब प्राथमिक श्वसनी में डिवाइड होती है तो प्राथमिक श्वसनी लंग्स के अंदर चली जाती हैं और आगे चलकर इन वृक्षों का निर्माण करती है। अब आते हैं इन दोनों वृक्षों पे। सबसे पहला जो वृक्ष है वो है ब्रोंकियल ट्री मींस ब्रोंकियल वृक्ष और दूसरा है रेस्पिरेटरी ट्री मींस श्वसनी वृक्ष। ब्रोंकियल ट्री जो स्टार्ट होता है प्राथमिक श्वसनी मींस प्राइमरी ब्रोंकस से और खत्म होता है अंतरिम श्वसनिका मींस टर्मिनल ब्रोंक्यूल से। इनका निर्माण कैसे होता है? तो प्राइमरी ब्रोंकस जब डिवाइड होता है तो बनती है सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस जब डिवाइड होती है तो बनती है टर्सरी मींस तृतीयक श्वसनी और टर्सरी ब्रोंकस जब डिवाइड होता है तो बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल मींस अंतरिम श्वसनिका। ये सब को मिलाकर इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर बोलते हैं ब्रोंकियल वृक्ष। तो ब्रोंकियल वृक्ष स्टार्ट हुआ प्राइमरी ब्रोंकस मींस प्राथमिक श्वसनी से और ये खत्म हुआ टर्मिनल ब्रोंक्यूल मींस अंतरिम श्वसनिका पे। अब रेस्पिरेटरी ट्री कैसे बनता है? तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब डिवाइड होती है तो बनती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मींस श्वसनी श्वसनिका। तो रेस्पिरेटरी ट्री स्टार्ट होता है श्वसनी श्वसनिका से और ये खत्म होता है कूपिका मींस एल्वियोलाई पर। कैसे? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे चलकर बहुत सारी डक्ट में डिवाइड होता है। इन्हें बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। ये एल्वियोलर डक्ट आगे चलकर एक स्थान पर जाकर बहुत सारे सैक में कंटिन्यू होती है मींस कोषों में कंटिन्यू हो जाती है। इस जगह को जहां पर ये बहुत सारे कोष में जाकर कंटिन्यू हो रही है उसको बोलते हैं एट्रिया। आगे चलकर बहुत छोटे छोटे कोष पाए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं कूपिका कोष मींस एल्वियोलर सैक। हर एक एल्वियोलर सैक में 3 से 4 एल्वियोलाई मींस कूपिकाएं पाई जाती हैं। तो हमने देखा श्वसनी श्वसनिका मींस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक ये जो वृक्ष का निर्माण हुआ है इस वृक्ष को बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। तो हमने दो टाइप के ट्री पढ़े, पहला ब्रोंकियल ट्री और दूसरा रेस्पिरेटरी ट्री। ब्रोंकियल ट्री जिसमें प्राथमिक श्वसनी से लेकर अंतरिम श्वसनिकाएं आती हैं उनमें उन्हें पिचकने से बचाने के लिए सी आकार के छल्ले प्रेजेंट होते हैं, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री में ये प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर उन्हें पिचकने से बचाने का कार्य कौन करता है? तो उसका आंसर है लेसिथिन। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है जो कि यहाँ इन वृक्ष में पाया जाता है और ये लेसिथिन इनको पिचकने से बचाता है। आगे जब हम एल्वियोलाई पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि एल्वियोलाई की कुछ कोशिकाएं इस पदार्थ को स्त्रावित करती हैं लेसिथिन को
और ये उस एल्विलाई को पिचकने से बचाने का काम करता है। तो हमने पढ़ा ब्रोंकियल ट्री में सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट है, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री में सी शेप्ड रिंग्स एब्सेंट है। ब्रोंकियल ट्री में गैस का कोई भी विनिमय नहीं होता, मींस यहां पर कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री में गैसों का विनिमय उपस्थित होता है। इसके अलावा लास्ट में मृत अवकाश आयतन, इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। डेड स्पेस वॉल्यूम, ब्रोंकियल ट्री में डेड स्पेस वॉल्यूम का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री में डेड स्पेस वॉल्यूम एब्सेंट होता है। तो हमने दो तरीके के ट्री पढ़े, ब्रोंकियल और रेस्पिरेटरी। ब्रोंकियल में सी शेप्ड रिंग्स हैं, जबकि रेस्पिरेटरी में नहीं है। ब्रोंकियल में गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी ट्री में होता है। और ब्रोंकियल ट्री में डेड स्पेस वॉल्यूम प्रेजेंट है, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री में नहीं है। तो हमने ट्रैकिया कंप्लीट किया और दो ट्री कंप्लीट किए। हमने नोज से स्टार्ट किया था, नोज में भी हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, मीन्स श्वसनी पथ को। और आज हम पहुंच गए हैं एल्वियोलाई मीन्स कूपिका पर। तो ये पूरा श्वसन पथ कंप्लीट हुआ। अब हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लंग्स को पढ़ने से पहले इस पूरे पथ को, इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला एक्सटर्नल नॉस्ट्रल मीन्स बाह्य नासा छिद्र से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल मीन्स अंतरिम श्वसनिका तक, और दूसरा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक। इन दोनों क्षेत्र में एक क्षेत्र का नाम है कंडक्शन जोन मीन्स संवहनीय क्षेत्र, जबकि दूसरे क्षेत्र का नाम है एक्सचेंज जोन मीन्स विनिमयी क्षेत्र। तो एक्सचेंज जोन होता है स्टार्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक खत्म होता है, जबकि कंडक्शन जोन एक्सटर्नल नॉस्ट्रल मीन्स बाह्य नासा छिद्र से लेकर और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है। क्यों हम उसे कंडक्शन जोन बोलते हैं? क्योंकि वहां पर केवल और केवल गैसेस का कंडक्शन मीन्स संवहन होता है, वहां पर गैस का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। इस वजह से उस जोन का नाम है कंडक्शन जोन। और जहां पर गैसों का एक्सचेंज हो रहा है उस जोन को बोलते हैं एक्सचेंज जोन।